हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं गुरविंदर सिंह ऑनलाइन क्लासेस के इस स्ट्रीम में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने एक लेक्चर लगाया है। हम पढ़ रहे थे आपकी जो सेकंड बुक है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, गवर्नेंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो गवर्नेंस है वो चलती किससे है, किसके अंडर काम करती है, वो है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट चैप्टर अपने पढ़ रहे थे, अपने पहले लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के जो सैलिएंट मतलब जो मेन मुख्य फीचर्स हैं वो क्या हैं, अपने उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो अपने देखा था कि क्यों अपना संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खास है। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, ऐसे हमारे देश की सबसे महान पुस्तक है, उसके बारे में अपने पढ़ रहे हैं। और आपको बड़े जोर से पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें सीखने के लिए बहुत है। वैसे सभी पुस्तकें हैं, जो बड़ी बड़ी पुस्तकें, गीता, कुरान, बाइबल, सभी बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, बहुत बढ़िया है, ग्रंथ है, अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, बहुत महान ग्रंथ है। लेकिन इसकी बात ही कुछ अलग है। ये हमें जीने का एक तरीका बता रहा है, ये हमें हमारे अधिकार दे रही है, ये हमें बता रही है कि हमने देश में कैसे रहना। हमारा देश इतना डाइवर्स है, इसमें हर प्रकार के लोग हैं, इतना खूबसूरत देश है, उसके बावजूद भी सभी इकट्ठे से इतनी शांति से रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास इतना मजबूत, इतना बढ़िया संविधान है, इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके लिए। तो इतना अच्छा, इतना बढ़िया क्यों है, इसके अंदर क्या खासियतें हैं, अपने इसकी एक आउटलुक दे रहे थे अपने, देख रहे थे इसका एक थोड़ी सी ब्रीफ सी इसकी इंट्रोडक्शन देख रहे थे अपने कि इतना खास क्यों है ये। तो अपने वैसे तो अपने आगे चलेंगे, लेकिन जो पिछले वाला कल था थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं कि इसमें क्या कुछ खास था। सबसे पहली बात जो अपने लिखी थी वो थी इसकी सॉवरेनिटी की। मतलब क्या है कि हमारा संविधान है वो सबसे ऊपर है। देखो, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, मैंने आपको कल बताया था, रूल ऑफ लॉ है। पहले क्या होता था कि जब मोनार्की थी, राजाओं का राज था, किंग थे जब, तो सबसे ऊपर होता था राजा। उसने जो कह दिया वही नियम है, वही विधान है, वही सब, उसके आगे कुछ नहीं है। अगर उसने कोई गलत बात भी कह दी तो वो भी माननी पड़ेगी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज संविधान लिखा हुआ है, सबसे ऊपर वो है। हमारे देश की जो टॉप लीडरशिप है, जो पावर्स है, वो क्या होते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी के चीफ, वो भी इसके नीचे है, इसके अंडर काम करेंगे। ठीक है ना? जैसे आपको एग्जांपल, जज है, सुप्रीम, हमारे देश में सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है। ओके, बड़े बड़े कोर्ट्स हैं। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो जज अपने मूड के हिसाब से आपको पनिशमेंट नहीं देगा। जज पनिशमेंट देगा जो रूल बुक में लिखी हुई है, वो ये नहीं भी कुछ भी कह दिया। ठीक है ना? एक आदमी है, उसने मान लो किसी का मर्डर किया है, मर्डर नहीं, मान लो एक आदमी है, उसने किसी घर से चोरी की है, मान लो 2000 रुपये की चोरी कर ली। ओके, अब ये जज के मूड पर नहीं है कि वो उसके लिए उसको वो 20 साल सजा देगा या छोड़ देगा, नहीं है। अगर जज का छोड़ने का मूड है वो छोड़ नहीं सकता। अगर जज कहेगा मैं इसको तो 20 साल डालूंगा जेल में, नहीं डालेगा वो, जो रूल बुक में लिखा है उसके अकॉर्डिंग। सब कुछ रूल ऑफ लॉ है। ठीक है? और रूल ऑफ लॉ किसके अंदर आता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यही बता रहा है कि सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी सॉवरेनिटी के बारे में बता रहा है, ये सबसे बड़ा है, सब कुछ इसके अंदर है। ओके, नेक्स्ट अपने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट अपने पढ़ा था इसका प्रेम्बल। अब प्रेम्बल आपको मैंने बताया था, प्रस्तावना, जैसे जो आगे आगे हाईलाइट होता है वो है इसका प्रेम्बल। प्रेम्बल संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसके बारे में एक छोटी सी देता है। मतलब ये जो हमारा संविधान है उसकी मंशा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका जो एम क्या है, उसके बारे में अपने थोड़ा सा ये हाईलाइट करता है कि सभी को इक्वालिटी मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, सभी की भावनाओं का सम्मान करेंगे। ये है प्रेम्बल। ठीक है? और के.एम. मुंशी ने इसको अपने क्या बोला था, हॉरोस्कोप बोला था। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं ना, नेक्स्ट लिखा हुआ है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या है? ये भी कल आपको मैंने बताया था।
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है, देखो हमारा संविधान बैठ कर लिखा गया है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, 166 मीटिंग्स हुई थी, सभी ने अपने अपने राय दिए और एक बढ़िया सी रूल बुक बनी है। तो इसको कहीं तो लिखा गया ना, कैलीग्राफी की बहुत बढ़िया बुक बनी हुई है, तो वो सबसे बड़ा है। इसके अंदर जब ये बना था उस टाइम 395 आर्टिकल्स थे, इतने सारे चैप्टर थे। अमेरिका के तो 7 ही हैं, सबसे पुराना जो संविधान है उसके 7 ही हैं, तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर आर्टिकल है, सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 4th था रिटन इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये सारा संविधान रिटन है। अब रिटन का मतलब क्या है, अपने इसके अंदर थोड़ी सी वो एक लोगों को लगता है वह है, रिटन में एक चीज बता दें आपको, रिटन है सबसे बड़ा। रिटन मतलब ये लिखा हुआ है। अब वो कहते क्या है कि जो ब्रिटेन यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड इसको बोल देते हैं, अपने तीनों बातें अलग अलग हैं, अपने किसी दिन इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है। ठीक है, जैसे नियम चले आ रहे हैं वो लिखे हैं, लेकिन वो भी एक फिक्स रिटन है, उसको भी एक तरीके से रिटर्न करके बाउंड किया हुआ है। जिसने पढ़ना है आप उनका संविधान वो पढ़ सकते हैं। रिटर्न ना होने का मतलब क्या है, उन्होंने कभी एक जगह बैठकर मीटिंग कर या एक असेंबली बनाकर स्पेशल सारा का सारा संविधान, सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन एक टाइम पीरियड में नहीं लिखा, वो धीरे धीरे जुड़ते गए, कायनात आगे चलती गई। ठीक है ना, अपना रिटर्न है सबसे बड़ा रिटर्न, ये बात है, लिखा हुआ ये। आगे देखते क्या है, आगे है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे जो संविधान ने जो गवर्नेंस दी है हमें, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म की है। इसका मतलब क्या है, कोई डायरेक्ट यहाँ पर राजा या हेड नहीं है, एक पार्लियामेंट है, एक बड़ी अथॉरिटी है। एक ना अपने देश में अंदर वो बड़ा सारा ऑफिस बना हुआ दिल्ली के अंदर, पार्लियामेंट भवन है जो संसद भवन है ऐसे। ठीक है ना, इसके अंदर सभी वो लीडर्स आके बैठते हैं। एक पार्लियामेंट है, उसमें बहुत सारे हर एरिया के, हर रीजन से कुछ लोग जाकर चुनकर वहां पर उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। उन्होंने अपने अंदर से एक लीडर चुन लिया जिसको बोल दिया गया प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, इसे बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये हमारे संविधान के अंदर है, कुछ सीधा हेड नहीं है। जैसे अमेरिका में क्या है, सीधा प्रेसिडेंट है, वो हेड है। हालांकि वहां पर भी पार्लियामेंट है, उनकी कांग्रेस बोलते हैं उनको, वो है, लेकिन डायरेक्ट प्रेसिडेंट चुना जाता है वहां पर, लेकिन अपने यहाँ पर नहीं है, हेड को ऐसे चुना गया। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो इन पर लगाम भी लगाते हैं ताकि कोई गलत डिसीजन ना ले, इनको इनके गलत डिसीजन के लिए क्रिटिसाइज भी करते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्या है, हाँ कल अपने यहाँ तक आ गए थे, फंडामेंटल राइट्स तक। आगे अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है, वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स। 6 पॉइंट था, अपने यहाँ तक पहुँच गए थे। फंडामेंटल राइट्स, अब ये क्या है, आपको पता ही है अपना देश पहले गुलाम था, ब्रिटिश रूल के अंडर था, तो वो लोग जैसा चाहे वैसे करवा लेते थे, और हम विरोध भी कैसे करें, हमारे पास क्या राइट है। तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, सभी ने महसूस किया था कि कुछ राइट्स होने चाहिए। अब देश आज़ाद होने का मतलब क्या, आज़ादी का मतलब क्या है यार, किसी के पास कोई अधिकार है, मेरे पास ये अधिकार है, मैं बोल सकता हूँ, मैं अपनी बात आगे रख सकता हूँ, मेरा भी पढ़ने का मन है, मुझे भी पढ़ना है, मुझे ये काम भी करना है, मेरा भी मिलिट्री में भर्ती होने का मन कर रहा है ना, कुछ राइट्स होते हैं, तो सभी के पास राइट्स होने चाहिए थे। ये चीज़ हमारे फ्रीडम फाइटर ने महसूस की थी, इसलिए संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको डाला गया फंडामेंटल राइट्स से। और इसको फंडामेंटल क्यों बोला गया, फंडामेंटल का मतलब कोई भी सरकार इसे हमसे छीन नहीं सकती। अगर छीनना भी है या फिर कम भी करना है तो उसके लिए बहुत सारे, मतलब वो कोई बहुत ठोस एक रिजिड कारण चाहिए, फिर कम करेगी। जैसे अपने पास मान लो, एक आपको एग्जांपल देते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे आगे, अगला चैप्टर अपना इसी के बारे में है, अभी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फंडामेंटल राइट अपना एक, जैसे हम कहीं भी इकट्ठे होकर एक सभा, एक असेंबली, एक ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, उनको भाषण दे सकते हैं, उनके सामने बोल सकते हैं, लोग इकट्ठे कर सकते हैं अपने चाहे ना ऐसे 1000 लोग इकट्ठे कर लें एक जगह पर,
लड़ाई के लिए नहीं वैसे बातें करनी है। लड़ाई बिना लड़ाई के, बिना हथियारों के अपने इकट्ठे हो सकते हैं और अपने उनको भाषण दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। उनको कह सकते हैं भी हाँ ऐसा होना चाहिए, ये तो गलत हो रहा है, सड़क बना रहे हैं उसमें तो गलती हो रही है, सड़क ऐसे बननी चाहिए, वो काम गलत हो रहा है, अपनी बातें कर सकते हैं, अपने पास ये राइट है। पहले ये नहीं थे, ठीक है ना जी। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, इसको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन कभी जरूरत पड़ जाए तो सरकार कम कर सकती है। जैसे अब देखो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना में क्या है आपको पता है कि ये ट्रांसमिट होता है बहुत जल्दी, वायरस बहुत खतरनाक वायरस है। तो सरकार ने कहा है कि ऐसे कम से कम 6 फीट दूर रहना है और 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे, है ना। शादियों में भी 50 लोग जाएंगे, 51 बंदा नहीं जाएगा, ऐसे चल रहे हैं। इसके कारण पिछली कई दिनों में क्या है शादियाँ पे नहीं जा पाए हैं, अच्छे अच्छे फंक्शंस में, ये तो अब तक बढ़िया एंजॉय करते। तो अब अगर वैसे तो अपने पास फंडामेंटल राइट्स है कि हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अब क्या है पता है कि लोगों की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए जरूरी है इकट्ठा नहीं करना। तो सरकार ने कुछ टाइम के लिए फंडामेंटल राइट्स में ये चीज खत्म कर दी है। अब अपने पास क्या 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 थे अब 6 हैं। अब 6 में तो कहीं नहीं लिखा हुआ ये, तो देखो डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ। हमारे पास जो 6 राइट्स है ना, उनके अंदर कुछ सब क्लोजेस भी हैं, तो वो सा राइट अपने पास देखने में 6 है, उन 6 के अंदर बहुत सारे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अपने फंडामेंटल राइट्स हैं संविधान के अंदर। संविधान ने हमारे लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए, हमारे जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। राइट ऑफ इक्वालिटी, कल आपको बताया था कि सभी बराबर हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं कहेंगे जैसे मान लो वोट डाल लें तो ये नहीं कहेगा अभी तू जाति का वोट नहीं डाल सकता, सभी वोट डालेंगे। अगर मान लो आपने कहीं पर वाटर कूलर लगा हुआ है, कहीं पर पब्लिकली पानी पीना है, कोई आपको पानी पीने से रोक नहीं सकता। भी कहने कि ये टूटी तो लगी है ब्राह्मणों के लिए लगी है, ऐसा नहीं होगा। मंदिर में टूटी लगी है तो उसमें से सभी कैटेगरी के लोग पानी पी सकते हैं। अगर कोई एक आदमी को पानी पीने से रोकता है तो वो पुलिस के पास जाए, कोर्ट में जाए, कोर्ट उसको सिक्योरिटी देगा, पानी पीने क्यों नहीं देता है तो भी। समझ गए, ये फंडामेंटल राइट्स है, बड़े ही खूबसूरती से लिखे गए हैं। एक राइट था हमारे पास आर्टिकल 31 में, वो था राइट ऑफ प्रॉपर्टी। अब उसको ना फंडामेंटल राइट की जगह उसको एक लीगल राइट बना दिया गया है। लीगल का मतलब अब ये कानूनी अधिकार है, इतना मजबूत नहीं है, इसको सरकार अपने से वक्त आने पर छीन सकती है। अब राइट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? राइट ऑफ प्रॉपर्टी ये है कि हम किसी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, ओके, अपने लिए। लेकिन वक्त आने पर समाज की, पब्लिक की भलाई के लिए, किसी पब्लिक काम के लिए सरकार इस चीज को अपने से छीन सकती है, बदले में देकर कंपलसेशन। अब ये क्या चीज समझते हैं अपने, मान लो देखो आपको पता है किसी जगह पर विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो वहां पर क्या अलग अलग प्रोजेक्ट, फैक्ट्रीज, रेल प्रोजेक्ट या फिर अच्छी सड़कें, बड़े हाईवेज बनाने जरूरी हैं। तो मान लो एक शहर है, उसके पास अपनी जमीन है बहुत सारी, ऐसे एक शहर में अपनी बहुत सारी ज़मीन है, ऐसे 35-40 बीघा ज़मीन पड़ी है, ठीक है, कितनी हो सकती है। अब सरकार ने यहाँ पर सड़क बनानी है, ऐसे करके सड़क बनानी है, ओके। तो सरकार को ये ज़मीन चाहिए अपने लिए नहीं, पब्लिक पर्पस के लिए। तो सरकार ये ज़मीन हमसे ले सकती है, बदले में इसके लिए हमें देगी वो कंपलसेशन, मतलब इसके लिए भरपाई देगी, जितना इसका रेट है, जो सरकारी रेट है उसको मिलेगा। अब अपने ये नहीं कह सकते ये मेरा तो फंडामेंटल राइट है। पहले ये कहते थे लोग ये मेरा तो फंडामेंटल राइट है, मैं तो नहीं दूंगा। अब सभी लोग ऐसे कहेंगे मैं तो नहीं दूंगा मेरी ज़मीन, मेरे पास तो फंडामेंटल राइट है। तो देश का विकास कैसे होगा? अभी बिना सड़कों के, बिना फैक्ट्रीज के देश आगे कैसे बढ़ेगा? समझिए ना, इसलिए इसको लीगल राइट बनाया गया, ओके। ये हो गए राइट्स। अब अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। यहाँ तक अपने कल पढ़ा था, आप लोग ना डेली पढ़ा के रहिए, इनको याद हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया है। इन चीज़ों को अपने पास जरूरी नहीं आपके पास पॉलिटिकल साइंस है इसलिए आपको पता होना चाहिए, ये वैसे भी पता होना चाहिए अपने को। अपने देश के नागरिक है, इसमें यहाँ पर अपने को रहना है, तो यहाँ पर क्या कुछ है, हमें क्या अधिकार मिले हैं, हमारा जो कानून व्यवस्था वो कैसी है, हमें पता होना चाहिए। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। ये अपने जो परिवार के लोग हैं उनको भी पता है ना भी चीफ मिनिस्टर कैसे बनता है, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है। ये नहीं उन्होंने कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ ली है, इसलिए ये कॉमन चीज़ें हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। तो अपना अगला देखते हैं, अगली जो खास बात है, अगला इसका फीचर क्या है। अगला फीचर है इसका
डीपीएसपी। अब ये डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए क्या है। ऑफ स्टेट पॉलिसी। आज बार बरसात आई है, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, पढ़ाने का भी मन कर रहा है। देखिए क्या है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब देश गुलाम था, ब्रिटिश रूल के अंदर था, तो बहुत सारे लोगों ने, समाज के हर तबके के लोग ने आज़ादी के लिए मदद की, अपना खून पसीना बहाया, अंग्रेजों से लड़े। तो जब वो लड़े थे ना, तो जो बड़े नेता थे, बड़े लीडर थे, उन्होंने वादा किया था कि आप लोग हमारे साथ, हमारा साथ दो, हम आपकी भलाई करेंगे। देश आज़ाद हो गया, मतलब आज़ाद होने वाला था, संविधान बन रहा था, असेंबली बन गई थी, सब कुछ हो रहा था। तो जैसा कि वादा किया गया था कि जब कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाएगी, इंडिपेंडेंस इसको मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगी, उसके बाद सभी की भलाई करनी है। तो डीपीएसपी क्या कहता है? डीपीएसपी कहता है कि हाउ ए स्टेट शुड बी, हाउ अ स्टेट शुड बी, एक राज्य कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर स्टेट का मतलब स्टेट नहीं है, स्टेट का मतलब ये नहीं कि राजस्थान, पंजाब, यूपी, स्टेट का मतलब ये नहीं होता। स्टेट का मतलब है हर वो गवर्नेंस जहाँ से पब्लिक जुड़ी हुई है। इंडिया भी एक स्टेट है, राजस्थान भी एक स्टेट है, पंजाब भी एक स्टेट है, हमारा डिस्ट्रिक्ट भी एक स्टेट है, ग्राम पंचायत भी एक स्टेट है, जहाँ से गवर्नेंस जुड़ी हुई है, जहाँ से लोग पब्लिक है वो गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर उनको सुविधाएं मिलती हैं, वो सब कुछ स्टेट है। अब एक स्टेट कैसा होना चाहिए? स्टेट होना चाहिए सभी की भलाई वाला, फिलैंथ्रोपिक, परोपकारी होना चाहिए, जो सभी की भलाई करे। स्टेट ऐसा होना चाहिए। स्टेट का मतलब, अब भारत आज़ाद होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर एक पुलिस राज बन जाए, भी पुलिस है अभी, हाँ किसी को क्राइम करने से रोक रहे हैं, बस इतना काम नहीं है। भी किसी से भेदभाव होना रोक लिए, भी कोई किसी को मारे ना, भी सभी जगह एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, कोई किसी को छीन ना ले, ये नहीं है। सरकार का सिर्फ यही काम नहीं है, सरकार का एक और काम भी है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाना। स्टेट की पॉलिसी के लिए कुछ बढ़िया चीज़ें बनाना, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए कुछ अच्छी चीज़ें बनाना। हमारे संविधान के पार्ट 4 में ये लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि एक स्टेट की ड्यूटी है कि वो वहाँ के रहने वाले पब्लिक की भलाई के लिए कुछ अच्छी चीज़ें बनाए, जैसे कि नए नए कॉलेज खोले, स्कूल खोले, ठीक है ना। अब अपने इसके लिए कोर्ट में तो नहीं जा सकते, भी स्कूल खोल के नहीं दे रहे हैं भाई, ये कॉलेज नहीं खोल सकते। अगर अपने से कोई हमारा फंडामेंटल राइट छीन रहा है, इक्वालिटी नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। कि अपने से मान लो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है ना, मान लो इक्वालिटी नहीं हो रही है, मान लो कोई जगह पब्लिकली कोई वाटर कूलर लगा हुआ है अपने वहाँ पर पानी पीने के, उसने पानी पीने नहीं दिया, अरे भाई तू तो वो है, तू तो उस कम्युनिटी से है, तू तो उस जगह से आया है, तू तो उस बस्ती से आया है, तू पानी नहीं पिएगा, हमारा पानी जूठा हो जाएगा। ऐसा कोई हमें नहीं कह सकता। अगर ऐसा कहता है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन अपने इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी यार, हमने देश आज़ाद करवाया हमारे पूर्वजों ने, और हमने एक सरकार को चुना है, तो सरकार का कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि वो हमारी भलाई के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाएं। अब वो कैसे, कुछ आपको मैं बताता हूँ कि कैसी पॉलिसीज। एक तो जो समाज के, सोसाइटी के छोटे या जो पिछड़े हुए, बैकवर्ड या शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब जैसे लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनको आगे उठाने के लिए कुछ पॉलिसीज लेके आए, ठीक है ना। जैसे कि अब आप देखिए, एक तो एक दलित पिछड़ा वो बच्चा है, एक कोई अच्छे परिवार का लड़का है, दोनों में क्या फ़र्क है। एक अच्छे परिवार के, बड़े घराने के लड़के को सारी सुविधाएं मिलती हैं, अच्छा दिमाग है उसका, वेल ट्रेंड दिमाग है। अब वो लोग हैं, मान लो एक बड़े घर के, ऊंचे घर के लोग हैं, उन्होंने अच्छी पढ़ाई की हुई है, कोई BCom की हुई है, MBA, BSc या कोई डॉक्टरेट की हुई है, अच्छी पढ़ाई की है, तो सीधी सी बात है, अगर माँ बाप, पेरेंट्स पढ़े हुए हैं, अभिभावक पढ़े हैं, तो उनके बच्चे भी पढ़ेंगे। उनको बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा मॉल मिलेगा, बढ़िया रूम मिलेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी, सब कुछ है। लेकिन एक जो गरीब बच्चा है, उसके पेरेंट्स नहीं पढ़े हैं या चाहे पढ़े भी है, उनको तो यार अपने घर पे रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है, काम करेंगे तो शाम को खाना आएगा, तो वो बच्चे भी फिर काम करते हैं।
अब वो बच्चे काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं, इतना तो कोई नहीं है यार, काम भी कर रहा है पढ़ाई भी कर रहा है, तो उनके बराबर पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनको बढ़िया कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, हो जाएगा ना। तो पहले तो सरकार का काम है कि अच्छे अच्छे कॉलेज स्कूल खोलें, पॉलिसी होनी चाहिए उनकी। अब कॉलेज खोल दिए हैं, अब कॉलेज में सीट्स तो लिमिटेड ही होती हैं ना, सभी तो नहीं वहाँ पर आ सकते। तो जो लोग अमीर घर के हैं, अच्छे घरों के हैं, वो तो सारे, उनको तो बढ़िया टाइम मिल रहा है, अच्छा एसी वाला कमरा है, कूलर वाला कमरा है, वो तो लग जाएंगे, अच्छा उनके पास माहौल है, उनके पास पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है। अब आप लोग हो, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, यहाँ से पता चल रहा है कि आपका परिवार फाइनेंशियली ठीक ठाक है, अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। और मुझे पक्का पता है कि आप लोग जब पढ़ रहे हो तो आपके घर वाले आपको कोई काम नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं ना। अब घर वाले काम नहीं कहते, इसका मतलब आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा सकते हो और आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हो। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, पिछड़े बच्चे हैं, उनके पास इतने अवसर ही नहीं है कि वो आगे आ सकें। तो सरकार का दायित्व है कि उनके लिए थोड़ा सा ये कंपटीशन आसान कर दें, ताकि वो भी आए, वो आएंगे, फिर वो अच्छा पढ़ेंगे, फिर उनका लाइफ अच्छी हो जाएगी और आगे से उनके बच्चे भी बढ़िया पढ़ सकेंगे। तो देखिए, अगर किसी का परिवार पहले से अच्छा है, किसी का परिवार पहले से बहुत बढ़िया कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में, गुड कंडीशन में है, तो उनके बच्चे भी सीधी सी बात है अच्छी कंडीशन में रहेंगे। अब किसी का परिवार बैड कंडीशन में, तो उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वो भी काम कर रहे हैं बच्चे भी उनके पैसे कमाने के लिए। तो अगर अपने इनको थोड़ी सी सुविधा देकर इनको इनके बराबर ले आए, फिर तो इनके बच्चे भी अच्छे होंगे ना। अगर इनको कंपटीशन में ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ रहे हैं, 90 मार्क्स ला के हो रहा है, अगर इनको अपने 70 से इनका सिलेक्शन करवा रहे हैं, जिसको अपन रिजर्वेशन बोल रहे हैं, अगर इनको भी ले आएंगे तो आगे से इनके बच्चे भी बढ़िया पढ़ेंगे ना। तो समाज, देखो समाज बन रहा है, इसका मतलब सभी तबकों को, सभी को आगे लेके आना है, इसलिए ज़रूरी है। तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसके खिलाफ ये नहीं अपने कह देंगे कि ये एक राइट ऑफ इक्वलिटी का वो वायलेंस हो रहा है, इसके लिए भी प्रावधान है, वो अपने आगे पढ़ेंगे क्या है। एक तरह से ये हो गया, समाज के सभी को आगे लेके आना है। एक उसने कहा था कि पंचायतें बनाएं, पंचायत, ये स्टेट पॉलिसी में होनी चाहिए। एक होना चाहिए यूसीसी, इसके बारे में चर्चा करते हैं, यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, बहुत ही फेमस मुद्दा है, बीजेपी का फेमस मुद्दा है ये। यहाँ पर अपने पॉलिटिक्स से नहीं करेंगे, है तो पॉलिटिकल साइंस, लेकिन वैसे पॉलिटिक्स अपने नहीं करेंगे, समझेंगे कि क्या है क्या। देखिए, एक लॉ है शरिया लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलते हैं इसको। उसके अनुसार आज़ादी से पहले क्या था कि एक मुस्लिम पर्सन 4 शादियां कर सकता है, 1 2 3 4, बढ़िया, 4 शादियां करो। पहले ये था, आपने नहीं करनी है, तो 4 शादियां कर सकता है। तो ठीक है, उनको फ्रीडम दी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने धर्म के हिसाब से वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि उसमें ये था। तो देखो, इसका तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये जो 4 हैं, 4 वुमेन्स हैं, 4 वुमेन हैं जो, उनके साथ तो भेदभाव हो गया ना। उनको तो पति का वो प्यार नहीं मिल रहा ना, उनको तो उसकी प्रॉपर्टी में वो हिस्सा नहीं मिल रहा, तो दिक्कत होगी ना, ठीक है ना। तो इनकी राइट्स तो चलेगी ना। तो ये वैसे है, लेकिन एकदम से इसको खत्म नहीं किया जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको कहा है, स्टेट्स को कहा है कि आप कोई ऐसी पॉलिसी लेके आए जिससे ये चीज़ें ठीक हो जाएंगे, समाज के सभी लोगों को, वो जो वुमेन्स हैं उनका जो धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ठीक हो जाए। मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन अपने को ऐसा कुछ चाहिए कि सभी को जीने का समान अधिकार मिले, समझिए ना। अब आप देखो, आपका एक कोई मान लो बेस्ट फ्रेंड है, अगर आप उसके बेस्ट फ्रेंड हो तो अच्छा लगता है, उसका कोई और दोस्त है, अभी आप तो उस पर मरे जा रहे हो, वो किसी और को बुला रहा है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है यार ये ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ये तो उनकी तो शादी हो गई है, दिक्कत ज़्यादा आएगी। तो ये है डीपीएसपी, आप थोड़ा सा ये लाइन लिख लीजिए कि डीपीएसपी का मतलब क्या होता है, हाउ ए स्टेट शुड बी। अपने नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, डीपीएसपी की बात है सोशलिस्ट स्टेट, ये देखते हैं क्या है।
जहाँ से भी हो सके ना आप ये सीखा करो, न्यूज़ से, यूट्यूब से, अपने घर वालों से चर्चा किया करो, है ना। कैसे भी हमें यहाँ तक पहुँचना है और हम इसको सीखेंगे, ये बहुत जरूरी चीज़ है हमारे लिए। थोड़ा पानी पी लें, जल है तो जीवन है। अगली जो खूबसूरती है संविधान की, जो फीचर है इसका, वो है सोशलिस्ट स्टेट। अब इस वर्ड के पीछे बड़ी चक्कर है। सोशलिस्ट जो वर्ड है वो हमारे संविधान में, इसके प्रेम्बल में, इसकी प्रस्तावना में लिखा गया है। स्टार्टिंग में ये नहीं था, जब ये बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तब ये नहीं था। इसको इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा था। 42वां अमेंडमेंट से इसको जोड़ा था। इसका मतलब क्या है? सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद। अब इसका मतलब क्या है? सोशलिस्ट का मतलब है कि हमारी स्टेट, हमारी पॉलिसी सोशलिस्ट है, हमारा संविधान सोशलिस्ट है। वो समाज के सभी तबकों के लिए, सभी वर्गों के लिए, वो सिर्फ एक चीज की भलाई के लिए, सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट या जो बिजनेसमैन है उनके लिए नहीं है, वो सभी की भलाई करने के लिए, ये सभी के लिए समान है। ठीक है, ये इसका मतलब, ज्यादा इसमें गहराई वाली कोई बात नहीं है। सोशलिस्ट का मतलब पता लग गया आपको? आगे है एडल्ट फ्रेंचाइजी। बहुत ही बढ़िया चीज है ये। जो हमारा संविधान है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक अब एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या, समझो आप। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक गवर्नेंस चुनने की, उनको इलेक्ट करने की फ्रीडम देता है। वो कहता है कि आप अपनी पसंद से एक सरकार बना सकते हो। हम सरकार बनाएंगे, यही है बस। इसी को बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब हर वो एडल्ट क्या कौन होता है? 18+। हर वो शख्स जिसने 18 साल की उम्र पार कर ली है वो 18+ है, वो इंडिया का एक वोटर है, वो मतदान वोटिंग कर सकता है। तो हमारी जो सरकार बनी है, चाहे चीफ मिनिस्टर है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई सरपंच बने, चाहे कोई नगर पालिका, नगर परिषद का चेयरमैन बने, हर सरकार का, स्टेट का हर जो प्रतिनिधि, हर लीडर है, वो यहाँ की जनता ने चुना है। तो जो ये फ्रेंचाइजी है वो एडल्ट फ्रेंचाइजी है। ठीक है, सभी को वोट दे, जो मतलब हमारा जो हेड है वो एडल्ट फ्रेंचाइजी है, जो एडल्ट है उन्होंने बनाया है मिलकर। ठीक है ना। ये जो 18+ है ना, पहले 18+ नहीं था, पहले वोट देने की उम्र थी 21 ईयर। इसको बाद में बदल दिया गया था। अपने अमेंडमेंट पढ़ेंगे उसमें इनको पढ़ेंगे। होप आपको समझ आ गया होगा। आगे है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलरिज्म बड़ा ही फेमस वर्ड है। सेक्युलर क्या होता है ये देखो। पहले सेक्युलर को ना लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। मैं कॉमनली बताऊंगा आपको क्या है। हर लोग की अपनी अलग विचारधारा है, जिसको अपने बोल देते हैं पंथ निरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष कहना थोड़ा मैं ठीक नहीं मानूंगा, क्योंकि धर्म रिलीजन एक बात नहीं है। अपने रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेट धर्म कर देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, कुछ अलग है। रिलीजन कुछ अलग बात है, धर्म थोड़ा सा इससे हटके होता है। कभी इसके बारे में, अपने इन चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आज देखते हैं कि सेक्युलर का मतलब क्या है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर है, मतलब वो सभी पंथों के लिए, सभी धर्मों के लिए, या अपने रिलीजन बोल सकते हैं, सभी रिलीजन्स के लिए, धर्म ना कहकर रिलीजन ज़्यादा बढ़िया है, सभी रिलीजन्स के लिए बराबर है। ओके, हमारे देश का खुद का कोई भी रिलीजन नहीं है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान है मान लो, या इस्लामिक कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया है, उनका फिक्स है, उनका जो रिलीजन है वो इस्लाम है, वो पक्के इस्लाम वाले हैं। ठीक है ना। इजराइल है, उनका पक्का है, वो ज्यूज हैं, वो यहूदी हैं। लेकिन अपने देश का ऐसा नहीं है। हमारे देश में हर टाइप के लोग हैं। हमारे देश में सिख भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज भी हैं, पारसी, जैन, हर टाइप के हैं। तो सभी के लिए, तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सभी को एक बराबर नजरिए से देखता है। ओके, तो ये है इसका सेकुलर। सेकुलर मतलब हमारे देश का, हमारे संविधान का अपना कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन ये सभी लोगों को अलाउ करता है कि अपने अपने हिसाब से अपना अपना मान लो। ठीक है ना, किसी के कोई अड़चन नहीं लगाता।
कोई भी कुछ भी कर सकता है अपने धर्म के साथ, किसी को भी मान सकता है। ठीक है, अब आज की क्लास इतनी। नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।